हेलो साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप अपनी तैयारी भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, आज हम आपके लिए फिर से लेकर हाजिर हैं हिंदी की जो आपका प्रैक्टिस सेट हम यूपी टेट के लिए चला रहे हैं। आपके जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, उन सभी को हम आपके साथ यहाँ पर डेली डिस्कस करते हैं। तो उसी श्रृंखला में हमारी आज की क्लास है। आगे बढ़ने से पहले जो भी साथी चैनल पर पहली बार हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही इंफॉर्मेटिव क्लासेस और वीडियोज आपको डेली मिलती रहें। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, स्पर्श व्यंजन, कंठ्य ध्वनि, अघोष और महाप्राण ध्वनि है। यानी कि आपको इनमें से ये बताना है कि कौन सा जो ध्वनि है, कौन सा जो वर्ण है इनमें से वो स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। कौन सा है? ऑप्शन ए कै, बी गे, सी ख या डी घ। अब देखिए, आपको इसको पता करने के लिए आपको इन सभी को पता होना चाहिए कि स्पर्श व्यंजन कौन से होते हैं, कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है, अघोष क्या होता है और महाप्राण क्या होता है। इन सभी को पता होगा तभी तो आप इसका आंसर कर पाएंगे। देखिए कितनी सारी चीजें एक ही क्वेश्चन में आपसे पूछ ली हैं। तो इन सारी चीजों ये सारी चीजें आपकी एक ही क्वेश्चन में क्लियर हो जाएंगी। देखिए हम बताते हैं आपको, आपके जो स्पर्श व्यंजन होते हैं, आपके स्पर्श व्यंजन आपके 25 होते हैं हिंदी वर्णमाला में। कौन कौन से होते हैं? देखिए आपने वर्ग सुना होगा, कै, च, ट, त और प। ये जो आपके वर्ण हैं, पांच पांच वर्ग हैं, जो ये पांच वर्ग में पांच 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 अक्षर होते हैं, पंचमा अक्षर या पांच अक्षर होते हैं। तो पांच पंजे 25, आपके 25 स्पर्श व्यंजन हो गए। कै ख ग घ च छ छ, ये आपके ट ट थ थ प फ ब भ, ये आपके सभी होते हैं आपके स्पर्श व्यंजन। अब देखिए इनमें से कौन सा आ रहा है? इनमें ये सारे के सारे आ रहे हैं, बिल्कुल है। इसमें तो हम नहीं कर पाएंगे आंसर। अब कंठ्य ध्वनि, कंठ्य ध्वनि कौन सी होती है? कै वर्ग की। जो कै वर्ग के वर्ण होते हैं वो केवल कंठ्य ध्वनि होती है, तो हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है नीचे वालों से। अब हमको केवल कै वर्ग में जो वर्ण आते हैं उन पर फोकस करना है। कै वर्ग में कौन कौन से वर्ण आते हैं? कै, ख, ग, घ, अड़, ये आपके 5 वर्ण आते हैं। अब 5 में से आपका देखो, 5 में से कौन कौन से यहाँ पर चारों लिखे हुए हैं, तो ये भी आपको नहीं आंसर कर पाएंगे। अब आपको देखना है अघोष। अघोष क्या होता है? आपका अघोष जो वर्ण होते हैं, जो पहला वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण जो होता है वो आपका अघोष होता है। तो पहला दूसरा कौन सा है आपका यहाँ पर? कै और ख, ये दो आपके पहला दूसरा हो गया। तो आपको इन दोनों को काट देना है, गे और घ। हमें इनसे लेना देना नहीं है, हम इन दोनों में से आपका आंसर होगा कोई सा। अब देखिए महाप्राण, महाप्राण ध्वनि कौन सी होती है? महाप्राण ध्वनि होती है जो प्रत्येक वर्ग का दूसरा वर्ण और चौथा वर्ण, ये आपके महाप्राण होते हैं। तो इसमें से दूसरा वर्ग देखिए कौन सा है? दूसरा वर्ण, दूसरा वर्ण कै के बाद ख, दूसरा वर्ण हमारा ख है। अब हमारा आपका यहाँ ये भी कट गया, तो हमारा आंसर क्या हुआ? ख। देखिए इनमें आपको 4 चीजें पता होनी चाहिए थी, तभी आप इसका आंसर कर पाते हैं। आपको एक भी चीज नहीं पता होती, आप आंसर नहीं कर पाते शायद। चारों आपको पता होनी चाहिए थी। ऑप्शन यहाँ पर सी सही है। जो ख ध्वनि है, यहाँ पर ख वर्ण है, ये आपका स्पर्श व्यंजन भी है, कंठ्य ध्वनि भी है, अघोष भी है और महाप्राण भी है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा शब्द स्वर का वर्गीकरण नहीं है? यानी कि कौन सा शब्द जो इसमें से दिया हुआ है, इनमें से स्वर कौन सा नहीं होता? ऑप्शन ए प्लुत, बी हस्व, सी संयुक्त या डी द्वित्व। देखिए प्लुत, प्लुत क्या होता है? प्लुत स्वर होते हैं, बिल्कुल ये तो सही हो जाएगा। प्लुत स्वर आपके त्रिमात्रिक होते हैं। ओम आपका स्वर हो जाए, ये आपका प्लुत स्वर होता है। ऑप्शन आपका हस्व, ये भी आपका स्वर का प्रकार होता है। हस्व स्वर आपके एक मात्रिक होते हैं, जिनको बोलने में बहुत ही कम समय लगता है, हस्व स्वर कहलाते हैं। संयुक्त स्वर, ये भी आपके स्वर होते हैं, संयुक्त स्वर होते हैं। ए जैसे ए है, ऐनक है, ये आपके संयुक्त स्वर हैं। लेकिन जो द्वित्व है, ये द्वित्व स्वर नहीं होते, द्वित्व व्यंजन होते हैं। और द्वित्व व्यंजन क्या होते हैं, ये आप इस उदाहरण से समझिए। देखिए जैसे आप लिखते हैं दिल्ली, आपने लिखा दिल्ली, जहां भी आपका ऐसे डबल वर्ण आ जाए, सेम वर्ण आए, लेकिन सेम आना चाहिए। द्वित्व व्यंजन वही होगा जहां सेम वर्ण होंगे, आधालय आधालय। जैसे कुत्ता, कुत्ता लिखेंगे आप आधा तय आधा तय, है ना। जहां पर आपके जैसे कुत्ता, मैं लिख के बता देता हूँ, कुत्ता, यहाँ पर भी आपका द्वित्व व्यंजन है, यहाँ पर भी द्वित्व व्यंजन है। यहाँ पर दो दो वर्ण सेम वर्ण, एक पूरा एक आधा आ जाए, वो आपके द्वित्व व्यंजन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल डी सही जवाब है। ये आपके व्यंजन नहीं, वो स्वर नहीं होते, ये आपके व्यंजन होते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, कल्प प्लस अंत का उचित संधि है। जो कल्प प्लस अंत है, इसका उचित संधि क्या होगी? ऑप्शन ए कल्पनात्, बी कल्पनत, सी कल्पांत या डी कल्पना। तो देखिए कल्प प्लस अंत मिलकर के क्या बनेगा आपका? कल्पांत। ऑप्शन आपका बिल्कुल यहाँ पर सी सही होगा, ये आपकी उचित संधि है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, पर्णकुटी शब्द में समास है। अब आपको पर्णकुटी शब्द में समास बताना है। ऑप्शन ए तत्पुरुष, बी द्वंद्व, सी कर्मधारय या डी बहुब्री।
अब देखिए समास को पता करने के लिए आप जो सामासिक शब्द है उसका विग्रह कीजिए। आपको सामासिक शब्द क्या दिया है? पर्णकुटी। पर्णकुटी का विग्रह कीजिए। पर्ण मतलब पत्ता, पत्तों से बनी कुटी या पत्तों की कुटिया। ठीक है, यही आपका सामासिक विग्रह हुआ। अब सामासिक विग्रह करने में आपको क्या बोध हुआ? पत्तों की कुटिया या पत्तों से बनी कुटिया, तो आपको कारक चिन्ह का बोध हो रहा है, इसमें कारक चिन्ह आ रहे हैं। जहां भी आपके कारक चिन्ह आ जाएंगे वहां कौन सा समास होता है, मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक से बता रखा है, वीडियो डली हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। मात्र 5 से 7 मिनट की वीडियो है, आपको सारे समास क्लियर हो जाएंगे उसमें। तो यहाँ पर जहां पर भी आपका कारक चिन्ह आ जाए वहां पर कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास होता है ना वहां पर। आपकी जैसे पर्णकुटी पत्तों से बनी कुटिया या पत्तों की कुटिया, तो आपका कौन सा बोध हो रहा है? आपका कारक चिन्ह का बोध हो रहा है। अब कारक चिन्ह का बोध हो रहा है तो आपका हो गया तत्पुरुष समास। सिंपल है, ऑप्शन आपका ए सही हो जाएगा यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्न में से तद्भव शब्द को पहचानिए। आपको तद्भव शब्द पहचानना है। ऑप्शन ए पाषाण, बी कंकड़, सी प्यासा या डी पक्ष। तो देखिए तद्भव होते हैं जो आम बोलचाल में जो संस्कृत से थोड़ा अलग शब्द होते हैं, संस्कृत भाषा से लिए होते हैं, लेकिन अलग उनका अलग तरी मॉडिफाई करके उनका यूज करते हैं, डायरेक्ट यूज नहीं करते। लेकिन जो तत्सम होते हैं वो लगभग संस्कृत से डायरेक्ट ऐसे ही लिए गए हैं, डायरेक्ट यूज किया जाता है उनका संस्कृत के फॉर्म में ही, तो वो आपके तत्सम शब्द होते हैं। यहाँ पर आपका तद्भव है प्यासा। देखिए आप वैसे देख लीजिए, पाषाण आपको बोध हो रहा है तत्सम का संस्कृत का शब्द हो रहा है, कंकड़, पक्ष, ऐसे ही आपका प्यासा जो है, लेकिन ये आपका जो आपका तद्भव शब्द हो जाएगा। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पंडित का विलोम शब्द होगा, जो पंडित है इसका विलोम क्या होगा? ऑप्शन ए अन्यायी, बी निरक्षर, सी पुरुष या डी मूर्ख। देखिए पंडित मतलब एक तरह से विद्वान व्यक्ति को कहते हैं। पंडित जाति नहीं दर्शा रहे हैं कि वो पंडित जाति से है, ये पंडित शब्द विद्वान, विद्वान को दर्शा रहा है कि पंडित है, उस अपने ज्ञान में निपुण है, एक तरह से कि उसको ज्ञानी पुरुष है, पंडित है, विद्वान है। तो इसमें आपका विद्वान का जो विलोम हो जाएगा वो होगा आपका मूर्ख, विज्ञानी पुरुष का, और उल्टा हो जाएगा मूर्ख। भाई मूर्ख है तो व्यक्ति या ज्ञानी है व्यक्ति, तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी सही होगा, पंडित का आपका मूर्ख हो जाएगा विलोम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, लिखित का विलोम शब्द क्या है? अब जो लिखित शब्द होता है इसका विलोम बताना आपको। ऑप्शन ए मौखिक, बी निरक्षर, सी संचालित या डी स्वलिखित। तो देखिए साथियों यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर सी नहीं होगा, यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, मौखिक। लिखित का आपका होगा मौखिक। भाई कोई चीज लिख रहे हो आप और कोई उसका उल्टा बताना है तो बिना लिखे बताओगे, आप मुंह से बता दोगे, मौखिक तरीके से, मौखिक रूप से बता दोगे ऐसे ऐसे हुआ, तो आपका मौखिक हो गया। लिखित का उल्टा मौखिक हो गया, ऑप्शन ए सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, पर्यायवाची शब्द का अर्थ है, जो आप पता लिखते हो, देखते हो कि भाई गंगा का पर्यायवाची कौन सा है, इसका पर्यायवाची कौन सा है, तो इसमें आपको ये पर्यायवाची शब्द जो होता है इसका क्या अर्थ होता है, यही पूछा आपसे। ऑप्शन ए विलोमवाची, बी प्रति विलोमवाची, सी समानाभास या डी समानार्थी। तो साथियों देखिए पर्यायवाची शब्द जो होता है इसका अर्थ होता है समानार्थी, यानी कि समान अर्थ देने वाला। पर्यायवाची भी तो ये होता है, भाई इसका पर्यायवाची क्या होगा, ऐसे बोलते हैं। तो आपका जो समान अर्थ देने वाला होगा वही शब्द पर्यायवाची होता है। पर्यायवाची जो अर्थ होगा उसका वो होगा समानार्थी, यानी कि समान अर्थ देने वाला, उसी के समान अर्थ जो शब्द दे वही उसका पर्यायवाची है। तो समानार्थी जो हो जाएगा यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, लौटकर आया हुआ के लिए उपयुक्त एक शब्द होगा। जो ये लौटकर आया हुआ जो ये वाक्यांश है इसके लिए एक शब्द में क्या बोलेंगे? ऑप्शन ए आगत, बी विगत, सी तथागत या डी प्रत्यागत। तो साथियों यहाँ पर आपका जो सही जवाब होगा वो होगा आपका ऑप्शन नंबर डी में प्रत्यागत। जो लौटकर आया हुआ उसको प्रत्यागत बोलते हैं। जैसे इसमें प्रत्यागत शब्द क्या है? प्रति प्लस आगत, यही बनेगा ना, प्रति प्लस आगत, आगत प्रत्यागत है। तो आगत आया हुआ, उसके आगे एंटी लगा दो प्रति, प्रत्यागत यानी लौट कर आया हुआ, लौट कर दोबारा से लौट कर आया हुआ प्रत्यागत। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, अनेकार्थी शब्द नाग का निम्न में से के अर्थ है, यानी कि जो नाग है इसमें से कौन सा अर्थ देता है नाग? ऑप्शन ए रथ, बी पारा, सी हाथी या डी मोक्ष। तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी हाथी। जो नाग शब्द है इसका एक अर्थ यहाँ पर हाथी भी होता है, नाग का। ऑप्शन बिल्कुल सी सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, वृष भानुजा किस शब्द का समानार्थी है? जो वृष भानुजा शब्द है इसका समानार्थी कौन सा है?
ऑप्शन ए जानकी, बी पार्वती, सी राधा या डी सीता। तो देखिए इसका जो समानार्थी होता है वृष भानुजा जो होता है वो कौन से शब्द का समानार्थी, वो होता है आपका राधा का। जो हमारी राधा रानी है उनका समानार्थी होता है वृष भानुजा, राधा रानी को कहते हैं, राधा को कहते हैं। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। निपुण का अर्थ छांटिए। जो निपुण होता है शब्द, इसका अर्थ बताना आपको, निपुण शब्द का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कुशल, बी सकुशल, सी अकुशल या डी सक्षम। तो देखिए निपुण जो होता है किसी भी चीज में निपुणता प्राप्त कर, बोलते हैं ना वो उस चीज में निपुण है, बिल्कुल निपुण मतलब, निपुण का मतलब होता है आपका कौशल, कुशल से, कि वो उस कार्य में दक्ष है, कुशल है, इसको दक्ष भी बोल सकते हैं कि उस कार्य में बिल्कुल दक्ष है, वो कुशलता प्राप्त है उसको, इस कार्य में कुशल है, बिल्कुल एकदम अच्छे से कर सकता है, वो निपुण है इस कार्य में। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए होगा कुशल। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। कोयले की दलाली में मुंह काला का अर्थ है, जो ये मुहावरा है, ये लोकोक्ति है, कोयले की दलाली में मुंह काला, इसका अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ए कोयले का व्यापार करना, बी बुरे काम से बुराई मिलना, सी झूठ बोलना या डी व्यापार में घाटा होना। तो देखिए ये आपकी मुहावरा जो है ये आपका है कोयले की दलाली में मुंह काला। अब भाई कोयले की दलाली में मुंह काला, इससे समझिए कि मान लीजिए कि आप कोयले की चीजें हैं, कोयला की चीज है, कोयला वही काली चीज होती है, उसकी दलाली इधर उधर करते हो या कोई बुरा काम करते हो, बुरे काम में बुराई मिलती है, सीधी सी बात है। अब कोयले की उसमें मुंह काला होगा ही होगा, भाई काली चीज है। ऐसे ही आप बुरा काम करोगे तो बुराई तो मिलेगी मिलेगी, जब बुरा काम कर रहे हो तो बुराई तो मिलनी मिलनी है। तो ये आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा कि बुरे काम से बुराई ही मिलेगी, भाई अच्छाई थोड़ी मिलेगी, कोई प्रसन्न शाबाशी थोड़ी देगा कोई तुम्हें बुरा काम करोगे, तो बुरे काम से बुराई मिलना बिल्कुल सही जवाब होगा, ऑप्शन बी आपका यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। हरियाली कैसी संज्ञा है। जो हरियाली है ये कौन सी संज्ञा होती है। ऑप्शन ए जातिवाचक संज्ञा, बी समूहवाचक संज्ञा, सी भाववाचक संज्ञा या डी विशेषण। तो देखिए हरियाली शब्द जो है ये आपका होता है भाववाचक संज्ञा। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी है, भाववाचक संज्ञा। जो हरियाली है क्योंकि ये भाव प्रकट कर रहा है, आप इसको बस केवल देख सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, इसका कोई छू करके टच करके नहीं देख सकते, इसका कोई वैसे अनुभव नहीं ले सकते। हरियाली केवल आप महसूस करते हैं, हाँ भाई हरियाली है, हरा हरा दिख रहा है, हरियाली चीज है, ये भाव प्रकट करता है हरियाली। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब है, जहाँ भाव प्रकट हो वहाँ भाववाचक संज्ञा। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अध्यापक का लिंग परिवर्तन कीजिए। जो अध्यापक शब्द है इसका स्त्रीलिंग बताना आपको, सीधा सीधा ये पूछा आपसे। ऑप्शन ए अध्यापन, बी अध्ययन, सी अध्यापिका या डी अध्ययनशील। तो साथियों यहाँ पर आपका बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी अध्यापिका। जो अध्यापक शब्द है भाई, अध्यापक का लिंग कौन परिवर्तन, यानी कि अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होगा, अध्यापिका। ऑप्शन आपका यहाँ पर सी सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। हिंदी में कितने वचन होते हैं। अब हम हिंदी में वचन बताना आपको कितने होते हैं। ऑप्शन ए 2, बी 3, सी 4 या डी 5। तो देखिए हिंदी में आपके 2 वचन होते हैं। ऑप्शन ए एक होता है आपका एक वचन, और एक होता है आपका बहुवचन। हिंदी में केवल 2 वचन होते हैं भैया, एक वचन और बहुवचन। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, वाक्य में कौन सा कारक है। जो ये वाक्य है कुर्सी में मास्टर जी बैठे हैं, इसमें कारक बताना आपको, कारक क्या होगा। ऑप्शन ए करण कारक, बी संप्रदान कारक, सी संबंध कारक या डी अधिकरण कारक। अब देखिए कारक चिन्ह को पहचानने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होता है। कारक चिन्ह के लिए जो आपके कारक चिन्ह के लिए जो विभक्त उनके पहचान चिन्ह होती हैं कि कारक, इस कारक में कौन सा चिन्ह होता है, वो आपको पहचानना पड़ता है। अब इसमें देखिए कौन सा चिन्ह है, कुर्सी पर। आपका क्या आया, कुर्सी पर मास्टर जी बैठे हैं, किस पर बैठे हैं, कुर्सी पर। ठीक है, आपका यहाँ पर कारक चिन्ह क्या आया, पर। अब पर जो कारक चिन्ह होता है वो कौन से कारक में आता है, ये आता है अधिकरण कारक में। ऑप्शन आपका डी है। जो अधिकरण में एक तो मैं आता है, मैं, और एक आता है पर। यहाँ पर हमारा पर दिया है, कुर्सी पर बैठे हैं, अधिकरण में आपके 2 चिन्ह आते हैं, 2 कारक चिन्ह आते हैं, मैं और पर। यहाँ पर है तो आपका ये आपका अधिकरण कारक हो गया। ऑप्शन डी सही जवाब है यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। ठंडा पानी ठंड पैदा करता है, इस वाक्य में कौन सा शब्द विशेष्य है। ऑप्शन ए ठंडा, बी ठंड, सी पानी या डी इनमें से कोई नहीं। तो देखिए आपको विशेष्य बताने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि विशेषण क्या होता है, तभी आप विशेष्य बताएंगे। विशेषण विशेष्य अब इस वाक्य से समझ लीजिए, आपको एकदम क्लियर हो जाएगा।
देखिए ठंडा पानी ठंड पैदा करता है। इसमें आपको देखिए विशेषण क्या होता है, विशेषण शब्द क्या होते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता बताते हैं। अब यहाँ पर कौन विशेषता किसकी बता रहा है, देखिए ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा है, पानी कैसा है, ठंडा है, यानी कि पानी की विशेषता क्या है, ठंडा। अब पानी की विशेषता बताई गई ठंडा, तो ठंडा शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, विशेषण। क्योंकि जो शब्द जिस चीज की विशेषता बताता है, किसी शब्द की, किसी संज्ञा की या सर्वनाम की, वो आपका विशेषण हो जाए। तो पानी का पानी की जो आपका विशेषता बता रहा है वो ठंडा बता रहा है, तो ठंडा शब्द यहाँ पर विशेषण है। लेकिन जो शब्द किसी संज्ञा या सर्वनाम की या किसी शब्द की विशेषता बताते हैं, जो शब्द बताते हैं, जिस शब्द की बताते हैं, वो शब्द विशेष्य होता है। देखिए जैसे पानी की बता रहा है, यहाँ पर किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की, पानी कैसा है, ठंडा, तो विशेषता किसकी बताई यहाँ पर, पानी की। जो जिसकी विशेषता बताई जाती है वही आपका विशेष्य होता है। यहाँ पर किसकी विशेषता बताई गई, पानी की। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही होगा, पानी, जो पानी की विशेषता बताई है, क्योंकि जिसकी विशेषता बताई जाएगी वही आपका विशेष्य शब्द होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सी सही जवाब होगा। आई होप आपको विशेष्य विशेषण अच्छे से समझ आया होगा। देखिए एक क्वेश्चन के माध्यम से आपका क्लियर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, सीता गाना गा रही है, इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। सीता गाना गा रही है, इसमें कौन सी क्रिया होगी। ऑप्शन ए पूर्वकालिक क्रिया, बी अकर्मक क्रिया, सी अनेकार्थक क्रिया, या डी सकर्मक क्रिया। तो देखिए साथियों, यहाँ पर आपका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी में सकर्मक क्रिया। ये आपका यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, कर्म उपलब्ध है, जहां पर आपका कर्म उपलब्ध होता है वहां आपकी सकर्मक क्रिया होती है। भाई शब्द से देखिए आपका स कर्म, कर्म के साथ कर्म है तो सकर्मक, और नहीं है तो अकर्मक, अकर्म, अकर्मक, बिना कर्म के अकर्मक, और कर्म के साथ सकर्मक। तो यहाँ पर कर्म की प्रधानता है, कर्मपाय है उपस्थित, तो आपकी सकर्मक क्रिया होगी। ऑप्शन आपका डी सही है। सीता गाना गा रही है, क्या गा रही है, गाना गा रही है, तो कर्म हो रहा है यहाँ पर। ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, लिखावट में प्रत्यय है, जो लिखावट शब्द है इसमें आपको प्रत्यय बताना है। ऑप्शन ए अट, बी वट, सी अवट, या डी आवट। तो देखिए लिखावट शब्द में जो प्रत्यय होता है वो होता है आपका आवट। लिख, ये आपका ऐसे बनता है, जो आपकी लिख धातु होती है, ये लिख, लिख प्लस आवट, ये आपका मिलकर के बनता है आपका लिखावट। लिख धातु से जो आवट प्रत्यय लगाएंगे आप, तो आपकी शब्द बनेगा लिखावट। ऑप्शन आपका बिल्कुल डी सही है। जो आवट है यहाँ पर, ये प्रत्यय बिल्कुल सही लगा हुआ है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास। आपको क्लास कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर पहली बार आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोज और क्लासेस आपको डेली मिलती रहें और आप अच्छे से अपनी तैयारी में चार चांद लगा सकें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।